हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 प्रकाश। बच्चों, इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ साथ हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण के द्वारा, गोलीय दर्पण के द्वारा और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये सब बातें हमने अच्छे से समझ ली थी। बच्चों, इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो बच्चों, जल्दी से अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें सही शब्दों से पूरा करना है। तो पहला कथन है बच्चों कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। तो बच्चों, ऐसा प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इस आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा कथन दिया है हमें कि यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल डैश द्वारा बना होगा। किसके द्वारा बना होगा बच्चों? उत्तल दर्पण के द्वारा। यानी कि प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और साइज में छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण डैश होगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चों? समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? सदैव बिंब के साइज का बनता है। चलिए नेक्स्ट कथन देखते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला कथन दिया गया है बच्चों कि हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, उत्तल दर्पण से जो हमें प्रतिबिंब मिलता है वो कैसा मिलता है? बिंब से छोटा प्राप्त होता है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये कथन कैसा है बच्चों? बिल्कुल सही है। अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कैसा होता है? ये आभासी होता है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा बच्चों? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये कथन भी कैसा है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी हम अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? टी पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट कथन है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये कथन कैसा हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो कथन कैसा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों। अवतल दर्पण की जब हम स्थिति चेंज करेंगे तो यह आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ कथन दिए गए हैं जिन्हें हमें सही मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया है बच्चों हमें समतल दर्पण। तो बच्चों, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा और बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण। तो बच्चों, उत्तल दर्पण क्या करता है? एक तो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है वो सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बच्चों, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है वो क्या करता है? आवर्धक लेंस की भांति उपयोग में लिया जाता है। चीजों को बड़ा करके देखने में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। तो बच्चों, अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक दांतों को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के द्वारा क्या होता है बच्चों? सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बच्चों, ये जो हमारा छठा कथन है ये इन दो शब्दों के लिए सही है। यहाँ पर उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल लेंस दोनों के द्वारा सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। बच्चों हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझा था। कैसा बना था प्रतिबिंब? सीधा बनता है और जो हमारा बिंब है उसके साइज के बराबर बनता है। इसी के साथ साथ उस प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन भी होता है। दायां भाग हमें बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है। इसी के साथ साथ प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है और ये बिंब के समान साइज का होता है। इसके अलावा बच्चों प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। ये भी हमने समझा था बच्चों कि यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण कितनी दूरी पर होगा? जितना जो है बिंब दर्पण से दूरी पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं AHIMOT, इसके अलावा UVWXY, इनके जब हम समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब देखते हैं तो ये इन अक्षरों के सदृश ही लगते हैं, यानी कि इनमें जब पार्श्व परिवर्तन होता है तो भी कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है बच्चों? क्योंकि इनके अंदर सारे अक्षर जो हैं उनमें लंबवत सममिति होती है और जब हम इन्हें लंबवत दो भागों में बांटते हैं तो दोनों भाग जो होते हैं वो हमें समान दिखाई देते हैं, इसलिए इनमें पार्श्व परिवर्तन का हमें पता नहीं चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और बच्चों समतल दर्पण के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा होता है? आभासी होता है, उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। कुछ इस तरह का हमने देखा था। ये क्या है? उत्तल लेंस होता है और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या करता है ये? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है। जबकि अगर हम बात करें अवतल लेंस की तो अवतल लेंस कैसा होता है? किनारों से मोटा और बीच में से कैसा होता है? पतला होता है। कुछ इस तरह का जो है अवतल लेंस हमने देखा था। किनारों पर से कैसा है? ये मोटा है और बीच में से कैसा है? पतला है। और इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को बाहर की ओर मोड़ देता है, अपसारित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो हमारे दांतों को आवर्धित देखने के लिए करते हैं, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम कि अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जबकि जो उत्तल दर्पण होते हैं इनका उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी कि जो साइड मिरर होते हैं उनमें पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो बच्चों जो अवतल दर्पण होता है वो बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, यानी कि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो बच्चों जो अवतल लेंस है उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमें क्या करना है? बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है। तो किसके द्वारा बनेगा बच्चों? ये अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब सदैव कितनी दूरी पर बनता है? जितनी की बिंब की दर्पण से दूरी होती है। तो यहाँ पर पहले वहाँ कितनी दूरी पर खड़ा था? 4 मीटर की दूरी पर खड़ा था, लेकिन जब 1 मीटर आगे सरक गया तो कितनी दूरी हो गई? 3 मीटर की दूरी हो गई। और प्रतिबिंब जो है वो भी हमें कहाँ दिखाई देगा? दर्पण में 3 मीटर आगे की ओर दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या पूछा है? डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 मीटर प्लस
3 मीटर, तो कितनी हो जाएगी टोटल दूरी जो है वो हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 6 मीटर की दूरी यहाँ पर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, समान दूरी पर बन रहा है, तो इसीलिए प्रतिबिंब की और डेविड की दूरी 6 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। कैसा दर्पण लगाया हुआ है, समतल दर्पण। अब क्या हो रहा है, ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। तो क्या होता है, ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा वह है। तो बच्चों यहाँ पर बैक कितनी चाल से कर रहा है, वो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अपनी कार को बैक में ले रहा है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें जो है ये पीछे जा रहा है और प्रतिबिंब जो है वो उसे आगे आता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दिखाई देगा, क्योंकि 2 मीटर वो खुद बढ़ रहा है और 2 मीटर ही क्या कर रहा है, वो बैक उसको ले रहा है। तो टोटल 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रतिबिंब उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।